हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी। भूल भुलैया हवेली का श्राप। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी जिसे सभी लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। बताते हैं कि इस हवेली ने कई लोगों की जान ले ली है। इसको ऐसा श्राप है कि जो कोई जाता है वापस जिंदा नहीं आता है। ये हवेली इसी गांव के जमींदार की थी, जिसकी लड़की वहीं गांव के एक मामूली से आदमी से प्रेम करती थी। लेकिन जब उसे जमींदार को पता चला तो उसने उसके प्रेमी को मरवा दिया था और उसे जमींदार की लड़की ने भी इसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी। और तभी से उसे हवेली में रहने वाला कोई नहीं बचा। धीरे धीरे करके सभी लोग मरते गए और कहते हैं कि वही जमींदार की लड़की भी हवेली में भूत बनकर घूमती है। कई लोगों ने उसकी परछाई देखी है। गांव के जगमोहन दादा से वह लड़की एक बार मिली हुई थी और उनको अपनी पूरी दास्तान बताई थी। उसका कहना था कि आप तो मैं इस हवेली में किसी को अंदर नहीं आने दो, नहीं तो मैं उनको सबको मार डालूंगी। जो भी इसमें अंदर आएगा मैं अपने प्रेमी का यही इंतजार कर रही हूँ। वह एक दिन जरूर आएगा। तब से जगमोहन दादा थोड़े मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। लेकिन वह कहते सही है, कहते हैं कि जो भी इस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की, तो कभी किसी के चीखने की। गांव वालों ने इस हवेली से दूरी बना रखी थी, लेकिन ये रहस्य शहर से आए कुछ दोस्तों को रोमांचित करने के लिए काफी था। विवेक, सुमन, अजय और नीरज 4 घनिष्ठ मित्र थे जो शहर में कॉलेज के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे थे। छुट्टियों के दौरान वे गांव में घूमने आए थे। शहर की आपाधापी से दूर गांव की शांति उन्हें अच्छी लग रही थी। वे चारों बचपन से ही डरावनी जगहों पर जाने और खतरनाक कारनामों में हाथ आजमाने के लिए जाने जाते थे। जब गांव के लोगों से भूल भुलैया हवेली के बारे में सुना तो उनके मन में उस जगह को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन उनकी जिज्ञासा के आगे किसी की नहीं चली। हम सिर्फ एक रात वहां बिताएंगे और सुबह लौट आएंगे, देखना कुछ नहीं होगा, विवेक ने उत्साह से कहा। रात के समय जब गांव के सभी लोग सो गए तब चारों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। रात घनी हो चुकी थी और पूरा गांव चुप्पी साधे सो रहा था। रास्ते में केवल जुगनुओं की हल्की चमक और दूर कहीं झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में उन्हें जगमोहन दादा मिले जो कि गुमसुम से बैठे थे। उन्होंने उन चारों से उसे हवेली में जाने के लिए मना किया और सारी कहानी बताई कि किस तरह से जमींदार की लड़की ने वहां जाने के लिए साफ मना किया हुआ है, क्योंकि वहां उसे जमींदार की आत्मा भी भटकती है और वह वहां जाने वाले को मार देती है। लेकिन उन चारों ने जाने की जैसे जीत ठान रखी थी। उन्होंने जगमोहन दादा से कहा कि हम सिर्फ एक रात वहां रुकेंगे और आज जाएंगे, और हो सकेगा तो हम उसे जमींदार को समझाएंगे ताकि वह और किसी का कोई नुकसान ना करें। हम पूरे गांव के भले के लिए वहां जाना चाहते हैं। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, वातावरण भारी होता चला गया। हवेली के पास खड़े बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हवा में झूल रही थीं। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी जंजीर पड़ी थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, सुमन ने घबराए आवाज में कहा। डर मत, कुछ नहीं होगा, अजय ने हिम्मत बंधाई। विवेक ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। दरवाजा एक कराहती हुई आवाज के साथ खुला और उनके सामने एक अंधेरा गलियारा नजर आया। चारों ने अपनी अपनी टॉर्च जला ली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल हवेली के अंदर भुप्पर अंधेरा था। चारों ओर धूल जमी थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे जिनमें किसी राजा जैसी वेशभूषा में एक व्यक्ति की तस्वीरें थीं। फर्श पर बिखरे हुए टूटे फूटे सामान, पुराने फर्नीचर और जर्जर खिड़कियां इस जगह की वीरानी की कहानी बयां कर रहे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक पीछे से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। चारों पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या ये हवा से हुआ होगा?
नीरज ने हिचकिचाते हुए पूछा। हो सकता है, विवेक ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी। रहस्यमय सीढ़ियां। चारों दोस्त हिम्मत करके आगे बढ़े। जैसे ही वे हॉल के दूसरे छोर पर पहुंचे, उनकी नजर एक गुप्त सीढ़ी पर पड़ी, जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ी के पास एक पुरानी लालटेन टंगी हुई थी, जो अब भी हल्की लौ के साथ जल रही थी। यहाँ अब भी कोई आता है, सुमन ने चौंक कर कहा। वे बिना कुछ बोले नीचे जाने लगे। नीचे एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर लाल कपड़ा बिछा हुआ था। वेदी के चारों ओर कई मोमबत्तियां बुझी पड़ी थीं। जैसे ही वे कमरे के बीच में पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। वेदी के पास एक परछाई प्रकट हुई। तुम लोग यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, एक गूंजती हुई आवाज आई। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक व्यक्ति के रूप में बदल गई। वही व्यक्ति जिसकी तस्वीरें उन्होंने ऊपर देखी थीं। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये कौन हो सकता है? अजय ने कांपते हुए पूछा। शायद ये इस हवेली का मालिक है, विवेक ने घबराई हुई आवाज में कहा। वह व्यक्ति हंसने लगा और बोला, मैं इस हवेली का मालिक था, लेकिन मेरी बेटी के प्यार करने जुनून की वजह से हम सब नहीं रहे। बेटी ने मुझे श्रापित कर दिया। अब मैं यहाँ कैद हूँ और जो भी यहाँ आता है वो मुझसे नहीं बच सकता। तुम भी अब यहाँ से नहीं जा सकते। चारों ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब आप मासूम लोगों को सटकर क्या साबित करना चाहते हो? जो होना था सो तो हो चुका है। अब आपकी बेटी की भी आत्मा भटक रही है और आप भी परेशान हो। अगर आप इन लोगों को सताना बंद कर दो और भगवान का नाम जपो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। विवेक ने जमींदार से कहा, क्या तुम मुझे मेरी वह जिंदगी दे सकते हो? क्या तुम मुझे वह मेरी बेटी दे सकते हो? मेरी बेटी को मारने की जिम्मेदार इस गांव के लोग हैं। मैं उन सभी को जो यहाँ आएगी मार डालूंगा। मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम लोग भी अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरा कहा मानो। लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमें यहाँ से भागना होगा, नीरज ने कहा। नहीं रुको, घबराओ मत, अभी देखते हैं। विवेक ने कमरे की दीवारों पर हाथ फेरा तो एक जगह एक और दरवाजा नजर आया। वे जल्दी से उस दरवाजे से बाहर निकले और सुरंग में दौड़ने लगे। सुरंग के अंत में एक और दरवाजा था, जिसे खोलते ही वे एक कमरे में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की वहां पर बैठी हुई थी। उन्हें देखते ही वह हल्के हल्के से मुस्कुराने लगी थी। आओ आओ, स्वागत है, 4 नए शिकार आए हैं। क्या सोच कर आए थे? तुम इस हवेली में जमींदार बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। नहीं, वह तुम्हें मार डालेंगे, वह लड़की बोली। तब विवेक हकलाते हुए वह बोला, नहीं ठीक है, हम बाहर चले जाएंगे। हम आप लोगों से कुछ नहीं कहना है। हम तो केवल समझाने आए थे कि अगर फालतू की मारकाट बंद होना चाहिए। गांव वाले बिल्कुल निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। प्यार तुमने किया था और जिससे प्यार किया था अब वह भी मर चुका है और तुम भी मर चुकी हो, तो इसलिए गांव के भोले भाले व्यक्तियों का क्या दोष है? उन लोगों को क्यों सता रहे हो? तुम लोग खुद भी शांति से रहो और उन्हें भी शांति से रहने दो। विवेक बोला, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ, पर हम थोड़ी बुलाने जाते हैं कि तुम लोग इस हवेली में आओ। तुम लोग यहाँ क्यों मरने के लिए आते हो? मैंने जगमोहन दादा को पहले ही समझा दिया था कि यहाँ कोई नहीं आने पाए। हमें शांति से रहने दो। हम अगर यहाँ रहेंगे तो हम किसी को नहीं सताएंगे, पर कोई यहाँ आकर हमें सताएगा तो हम उसको जरूर मार डालेंगे और उसको भी भूत बना लेंगे और वह हमारे साथ यहीं पर रहेगा। फिर मैं किसी को नहीं मारना चाहती हूँ, पर मेरे पिता ने यह नहीं चाहते हैं। उनका गुस्सा बहुत खराब है। उनका कोई परेशान करे इस हवेली में आकर ये पसंद नहीं है। तुम लोगों को भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अब आ ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब उन चारों ने उसे सुरंग में दौड़ लगा दी और चारों दौड़ते ही रहे। दौड़ते दौड़ते उनको सुबह हो गई, फिर भी वह सुरंग से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। घूम फिर कर फिर वही आ जाते थे और जब वापस उसे कमरे में आते थे तो वह लड़की जोर जोर से हंसती थी और उनकी
मजाक उड़ाती थी और फिर वह लोग दौड़ना शुरू कर देते थे, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा था। ऐसी भूल भुलैया में वह लोग भटक रहे थे। भटकते भटकते उनको सुबह हो गई। सूरज की लाली अब फैलने लगी थी। सुमन बहुत डर गई थी। अब सुमन ने उसे लड़की के हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, तुम हमें छोड़ दो, हमें मत सताओ, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ, तुम मेरी बहन हो, जो तुम कहोगी वही मैं करूँगी। तब वह लड़की बोली कि देखो सुमन, तुमने अभी नई जिंदगी शुरू करी है, तुम यहाँ इन लोगों के साथ आई क्यों हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो अब आ ही गई हो, और तुम लोगों ने रात भर बहुत परेशान हुए हो, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तुम चाहो तो अकेली इस हवेली के बाहर जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं विवेक भैया के बिना बाहर नहीं जाऊंगी। आप चाहो तो चारों को मार डालो, और अगर छोड़ना है तो चारों को ही छोड़ लो। मैं तुम्हारी दोस्ती देखकर बहुत खुश हुई। तब वह लड़की बोली, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ, तुम्हारी दोस्ती देखकर मुझे इतनी बहुत खुशी हुई है। तुम दोनों चारों आपस में साथ कभी मत छोड़ना। एक सच्चे दोस्त जिंदगी में होना बहुत जरूरी होता है। वह व्यक्ति उसे गांव का, जिसे सब लोग मेरा प्रेमी कहते हैं, वह मेरा दोस्त ही था, और बहुत अच्छा दोस्त था। हम लोग सुख दुख की बात करते थे, और मुझे उससे प्रेम हो गया था। उसको था कि नहीं पता नहीं, पर मेरे मन में उसको उससे शादी करने के भाव हो गए थे। पर उसे समय पिताजी को पता चल गया, और वह गलतफहमी में उसे लड़की को उन्होंने मरवा दिया, और उसे लड़की ने उन चारों को हवेली के बाहर पहुंची दिया। अंतिम मोड़ बाहर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली और वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक खंडहर बचा था। गांव लौटने पर उन्होंने किसी को भी यह घटना नहीं बताई, लेकिन उस रात के बाद से उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कभी कभी रात में उन्हें वही गूंजती हुई आवाज सुनाई देती थी। शायद हवेली का श्राप अब भी उनके साथ था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बता दें। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।